नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिराम जीएस पॉइंट पर। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का नोटिफिकेशन कल जारी हो गया था, अर्थात 1 अगस्त को जारी हो गया था। इस चैनल पर आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा और वो भी 2 महीने के अंदर में। तो आइए जान लेते हैं बाकी यू पेट के नोटिफिकेशन के बारे में और हम इस पाठ्यक्रम को कैसे कवर करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का नोटिफिकेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1/8/2023 को जारी हो गया था और इसका लास्ट फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो 30/8/2023 है। तथा अगर इसके अंदर आप फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आप उसे करेक्शन 6/9/2023 तक कर सकते हैं। जहाँ तक बात रहा एग्ज़ाम डेट का, तो एग्ज़ाम डेट पर अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, किंतु एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है जो कि पिछले एग्ज़ाम पेपर्स को देखते हुए, जैसा कि पेट 2021 में हुआ था, वो 25/5/2021 को नोटिफिकेशन आउट हुआ था और उसका पेपर जो है 24/8/2021 को हुआ था। वहीं पेट 2022 का जो था वो 28/6/2022 को नोटिफिकेशन निकला था और ये 15 और 16 अक्टूबर 2022 को इसका पेपर हुआ था। तो ये देखिए कि 2021 में 3 महीने के गैप पर हुआ था और वहीं जो है पेट 2022 में 3.5 महीने के गैप पे हुआ था। तो इसी प्रकार हम ये भी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि पेट 2023 जो नोटिफिकेशन 1/8 को रिलीज़ हुआ है, ये 3 महीने के बाद अर्थात अक्टूबर लास्ट 15 दिनों में या नवंबर के फर्स्ट 15 दिनों के अंदर में हो सकता है। तो इसी को देखते हुए हम अपनी पढ़ाई को 2 महीने के अंदर में टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे और मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस जितने भी सेट रहेंगे वो चीज़ें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अब आइए जान लेते हैं इसके बारे में बहुत और भी कुछ। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रारंभिक परीक्षा देने के बाद आप समूह ग और समूह ख अर्थात बी नहीं माफ़ करिएगा, समूह बी और समूह सी के पदों के लिए मुख्य परीक्षा देने के लिए आप शॉर्टलिस्ट करने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसमें भी आपका कुछ क्लियर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब तक जैसे कि मतलब जितने पद आएंगे उसके हिसाब से 15 गुना लोगों को लेते हैं, तो आप 80 नंबर पाके भी बाहर रह सकते हैं। और अगर ज़्यादा वैकेंसीज आ गई या ज़्यादा पदों की संख्या में मतलब कोई भी भर्ती आती है तो आप 60 नंबर पे भी 50 नंबर पे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। पर ये देना अनिवार्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए चुनाव को देखते हुए सरकार काफ़ी ज़्यादा पदों को ला देती है और आपने ये फॉर्म नहीं भरा है या फिर आपने ये पेपर नहीं दिया है, तो फिर आप इस कोई भी वैकेंसी मतलब भरने के पात्र नहीं रहेंगे। इसीलिए ये फॉर्म फिलअप करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि देखा गया पिछली बार 25 से 26 लाख लोगों ने के आसपास में मतलब लोगों ने फॉर्म भरा था और तकरीबन 21 लाख लोगों के आसपास लोगों ने पेपर दिए थे, पर कुछ भी वैकेंसीज वगैरह उतनी बड़ी तो नहीं आई। पर फिर भी सरकार ने, या एक तरह से बोले यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने, फिर से नोटिफिकेशन जारी करने का सौभाग्य हासिल कर लिया है। पर देखते हैं अब आगे क्या कराते हैं, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना है और हमें पेपर देना है। तो देखते हैं अब यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के आप कौन कौन से पदों के लिए, एक तरह से देखा जाए तो मतलब कौन कौन से पदों के लिए ये अनिवार्य है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यूपी लेखपाल के लिए ये ज़रूरी होता है, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए होता है, कनिष्ठ सहायक और बहुत ही सारे मतलब बी और सी के लिए मतलब ये ज़रूरी रहता है। अब इसमें यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, एसएससी और यहाँ तक कि एक तरह से ये आता
एक तरह से RO या फिर सेंट्रल लेवल के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो इसके अंदर में नहीं आते हैं। ये सिर्फ स्टेट लेवल के बी और सी, जिसके लिए वो भी वर्दी वाले नहीं होने चाहिए, तो उनके लिए ये मान्य होता है। अब आइए आगे क्या है। जैसा कि अधिसूचना जारी हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क की जहाँ तक बात है वो अनरिजर्व यानी सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए 185 रुपये रखा गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूडेड रहेगा, उनके लिए कोई भी छूट नहीं है। SC ST इन्हीं के लिए 95 रुपीज़ है, जिसमें से 25 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क है और 70 रुपया आवेदन शुल्क है। यही सेम रहेगा 160 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क और 25 रुपया प्रोसेसिंग शुल्क रहेगा। और विकलांग लोगों के लिए ये आवेदन शुल्क शून्य है तथा ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क जो है 25 रुपया, अर्थात कुल राशि ने 25 रुपये जमा करना पड़ेगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की मानदंड क्या है। अब जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो शैक्षिक अर्हता केवल 10वीं पास यानी हाई स्कूल की आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी PET शैक्षिक योग्यता क्या है। तो इसके लिए आपको इस क्लास 10 तक के लिए परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी PET शैक्षिक योग्यता क्या होती है। तो इसके लिए आपको हाई स्कूल या 10वीं के समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यूपी ट्रिपल सी पेट के लिए राष्ट्रीयता जो होता है वो भारतीय होना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी अनिवार्यता नहीं है कि आप यूपी की ही हो, आप कहीं के भी रहें इंडिया के, आप इसमें आ सकते हैं। आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, आप इस पेपर को अच्छे से दे सकते हैं। और ये जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म जो है आपको इस वेबसाइट पर मिलेगा। इसके लिए आप जाके यहाँ पे आप सब ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म वगैरह ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तथा यह 5 साल तक के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को छूट है। मेधावी खिलाड़ियों को 5 साल का और लोक निर्माण विभाग में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उन्हें 15 साल तक के लिए छूट है। इसकी चयन प्रक्रियाओं के रूप में बात किया जाए तो इसके लिए पहले न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना होगा। संबंधित अब हम बात कर लेते हैं UPSC पेट 2023 के परीक्षा पैटर्न के लिए। तो परीक्षा में वास्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 रहेगी। गलत उत्तरों पर आपको 1/4 अंक के नकारात्मकता अंक दिए जाएंगे। अब इसका सिलेबस देख लिया जाए तो भारतीय इतिहास से 5 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि जहाँ से जितना बोला जाता है वहाँ से उतने ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 5 नंबर का बोला गया है तो 4 नंबर का दे देंगे, ये 5 नंबर के ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें बहुत आते हैं। और इसमें भारतीय इतिहास जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव,
और दूसरा जो है वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। इसमें भी है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और विधायी संशोधन, भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा जो है सब्जेक्ट इसमें ऐड किया गया है वह है भूगोल का। भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देख लेते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का खनिज, विश्व का राजनीतिक भूगोल और जलवायु तथा मौसम। इसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक का आता है, जिसके अंतर्गत में योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और उसके बाद से जो टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों के बारे में, तथा वर्ष 2014 के बाद में कुछ सुधार आते हैं, जैसे कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी सुधार, यही सब आएंगे। और उसके बाद आता है आपका पांचवा सब्जेक्ट जो है वो भारतीय संविधान और लोक प्रशासन है, जिसमें भारतीय संविधान की कुछ मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, राज्य नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायतें। उसके बाद छठा जो आपका सब्जेक्ट आता है जनरल साइंस है। जनरल साइंस में आपका पीसीएम ही आएगा, सॉरी माफ़ करिएगा। जनरल साइंस है तो जनरल साइंस में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान आएगा। उसके बाद से आपका जो आएगा वो सातवां जो है सातवां आपका सब्जेक्ट है प्रारंभिक अंकगणित। तो प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्याएं, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं घातांक। तो जैसा कि इसमें गणित है तो गणित को हम डेली बेसिस पे एक एक चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सबके लिए। तो इस मैथ के लिए हम डेली बेसिस पे एक एक क्लास लेते रहेंगे और बाकी सब्जेक्ट को भी कोशिश करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का एक एक क्लास डेली होता रहे। और उसके बाद से आएगा हमारा अगला सब्जेक्ट जो है वो सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। इसके बाद से नौवां सब्जेक्ट जिसमें है सामान्य अंग्रेजी, जिसमें इंग्लिश का व्याकरण है और पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पत्र है। और 10वां जो है ये अभी तक 5-5 नंबर के थे, और ये जो है 10वां जो है तर्क शक्ति, ये भी 5 ही नंबर का है। इसमें वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न, कैलेंडर, कारण और प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग और निगमनात्मक तर्क। तो मैथ के साथ में हम इसे तर्क और शक्ति को पढ़ेंगे। इसके बाद समसामयिकी के लिए 10 है, तो समसामयिकी का भी डेली एक क्लास रहेगा। समसामयिकी है, समसामयिकी के लिए भी 10 नंबर है। और उसके पर से सामान्य जागरूकता है, सामान्य जागरूकता के लिए भी 10 नंबर का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान्य जागरूकता के लिए भी आपको एक डेली बेसिस पे एक क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं, माइनर टॉपिक्स रहते हैं, जिन्हें हमें बार बार पढ़ना पड़ता है। तो इन्हें अगर डेली बेसिस पे ना लिया जाए तो फिर ये भूल जाते हैं। तो इन्हें डेली बेसिस पे इस पे लिया जाएगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देश, देशों, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व स्वास्थ्य संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन। अब देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन भी इसमें ऐड कर दिया गया है। और इसके साथ ही 10 नंबर का आपका आता है अपठित हिंदी गद्यांश एवं विवेचन एवं विश्लेषण, तथा ग्राफ भी 10 नंबर का आएगा। और तालिका भी आपके 10 नंबर की आती है। कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना पड़ता है। तो चलिए 1/4 नंबर यहाँ पे आपको
गलत प्रश्नों के उत्तर में काट लिए जाएंगे। और इसके पिछली बार का अगर देखा जाए तो 80 से 82 नंबर के आसपास में गया था मेरिट लिस्ट।